गद्य खंड के मियां नसरुद्दीन पाठ 2। पाठ का प्रतिपाद्य पहले हम लोग समझ लें कि पाठ का प्रतिपाद्य क्या है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। शब्द चित्र माने किसी की व्यक्तित्व के बारे में अगर हम कहें और इस तरीके से उसकी व्याख्या करें कि उसका शब्दों के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाए, वो शब्द चित्र कहलाता है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और करके सीखने को असली हुनर मानता है। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि अगर हमें कोई काम सीखना है तो उसकी हमें पहले उसको करना होगा। अब पाठ इस प्रकार है। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कहती है पाठकों को संबोधित करते हुए कि अगर हम उधर से मटिया महल की तरफ से ना निकले होते तो हम मियां नसरुद्दीन के बारे में ना जान पाते, हम उनके अंदाज को, मसीही अंदाज को, जो जिस अंदाज से वो बात करते हैं उसका आनंद ना ले पाते। हुआ ये कि हम एक दोपहरी मैंने दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। लेखिका कहती है एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के पीछे मटिया महल है, उसका गड़ैया मोहल्ला है, वहाँ वो चली गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके ने। लेखिका कहती है एक बहुत ही मामूली सी दुकान थी, उसमें अंधेरा था, लेकिन वहाँ से और वो दुकान मड़ैया में एक झोपड़ी टाइप की थी और उसमें से पटापट आटा सनने की आवाज़ आ रही थी। लेखिका वहाँ रुक गई, ठिठकी माने रुक गई। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। ठीक है। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लेखिका कहती है मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, उनको महारत हासिल है। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियां चारपाई पे बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। बीड़ी एक सिगरेट की तरह ही एक पदार्थ है, उसको पीते हैं, उसमें उसको पीने से कहते हैं कि नशा आता है और वो बीड़ी एक प्रकार के विशेष पत्ते से बनाई जाती है। वो सिगरेट से उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मौसमों की मार से पका चेहरा माने उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई थी, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पे मज़े हुए कारीगर के तेवर। आँखों में काइयाँपन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि चालाकी भरी हुई थी, परंतु स्वभाव से भोलापन था और उनके मस्तिष्क पे ऐसा लग रहा था उनको देख के कि वो बहुत ही कुशल कारीगर हैं। हमें ग्राहक समझकर मियां ने नज़र उठाई, बोले फरमाइए। झिझक से कहा आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त, ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। पंचहजारी अंदाज का मतलब होता है कि बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। मुगल के समय में 5000 सिपाहियों के अधिकारी को पंचहजारी कहा जाता था। तो
लेखिका कहती है कि उस जो पंच हजारी होता है उसका पद बहुत ऊंचा होता है। तो लेखिका कहती है मियां नसरुद्दीन उसी गर्व और अकड़ के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद लेखिका उन्होंने कहा निकाल लेंगे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं खबर अखबार नवीस तो नहीं है? अखबार नवीस माने पत्रकार तो नहीं आप? ये तो खोजियों की खुराफात है। ये अखबार वाले जो खोजते हैं उनकी दिमागी खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मियां नसरुद्दीन की नज़रों में जो अखबार बनाता है और जो अखबार पढ़ता है दोनों ही निठल्ले हैं, कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या लेना देना? काम क्या लेने देने का काम है। खैर, आप यहाँ तक आने की आपने तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। लेखिका ने कहा, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। लेखिका ने कहा, जो आप इतनी तरह की रोटी बनाते हैं, इस रोटी बनाने की कला गुण आपने कहाँ से सीखा। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर लिए। आँखों के कंचे, जो उनकी आँखें गड्ढे में धसी हुई थी, जो आँखों की जो गोल बॉल है उसको आँखें के कंचे कहा गया है। उन्होंने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया। फिर तरेर कर, फिर आँखें एकदम गड़ा कर, घूर कर बोले, क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहती हैं? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? बताइए, जो नानबाई है वो नानबाई की कला सीखने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? नगीना साज का मतलब होता है जो नगों का काम करता है, जो अंगूठी बनाता है उसमें नग लगाता है या चूड़ियों में नग बैठाता है, उसे नगीना साज कहते हैं। क्या आईना साज के पास जाएगा? आईना साज माने जो आईना बनाता है। क्या मीना साज के पास जाएगा? मीना साज जो पीतल, फूल और सोने के गहनों में, सोने चांदी गहनों में कशीदाकारी करते हैं, उन्हें रंग बिरंगे पेंट से सजाते हैं, उसको मीना साज कहते हैं। या रफूगर, रंगरेज, तेली या तंबोली के पास जाएगा? उन्होंने कहा रफूगर जो कपड़ों की फट जाने पर उनकी मरम्मत करता है उसे रफूगर कहते हैं। रंगरेज जो कपड़े रंगता है उसके पास जाएगा। तेली जो तेल बेचता है। तंबोली जो पान बेचता है। क्या नानबाई का काम सीखने के लिए क्या वो इन लोगों के पास जाएगा? क्या फरमा दिया साहब? लेखिका पर वो व्यंग करते हुए कहता है, क्या कह रही हैं आप? ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है हमने अपने वालिद से सीखा है। उन्होंने कहा, हाँ, जो कला की बात कर रही हैं आप, गुण की बात कर रही हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है अपने पिता से सीखा है। मतलब ये कि हम घर से ना निकलें कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। हम घर से कोई पेशा अख्तियार करने के लिए, कोई पेशा अपनाने के लिए घर से बाहर नहीं गए। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। मियां नसरुद्दीन कहते हैं, जो मेरे पिता का, मेरे दादा का जो व्यवसाय था, जो कला थी, उसी कला को अपनाकर और मैंने इस व्यवसाय में कदम रखा। जब मेरे पिता वालिद मरहूम, जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तब हम उनके ठिकाने पे आकर बैठ गए, उनकी दुकान पर आकर बैठ गए। आपके वालिद? लेखिका ने पूछा। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। मतलब वो कुछ चिंतित हो गए, कुछ सोचने लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने जब अपने वालिद को याद किया तो उनकी यादों में हम चले गए और हमारे आंखों के सामने उनकी तस्वीर आने लगी। हमारे मन मस्तिष्क में उनकी यादें ताज़ा हो गईं। हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई कड़ैया वाले। उसने बताया हमारे पिता कितने मशहूर थे, उनका नाम भी बताया।
नाम से, और उनके वालिद यानी उनके पिता यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। उसने अपने पिता का नाम बताया बरकत शाही, मियाँ बरकत शाही, और अपने दादा का नाम बताया मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद है? लेखिका ने कहा आपको अपने दादा या अपने पिता की कोई भी बात याद है जो उन्होंने आपको बताई थी? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। मियाँ नसरुद्दीन ने कहा नसीहत क्या, काम करने से सीखा जाता है, नसीहत देने से काम नहीं सीखता है, कोई नहीं सीखता है। उसने कहा बजा फरमाया, पर ये तो बताइए ही कि जब आप हमने भट्टी को इशारा किया इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका ने कहा भट्टी की तरफ इशारा किया और कहा जब आप भट्टी पे काम पर लगे थे तो आपके पिता ने आपको कुछ तो बताया होगा। मियाँ नसरुद्दीन ने जल्दी 2-3 कस खींचे। जो वो बीड़ी पी रहे थे उस बीड़ी को जल्दी 2-3 उसके कश खींचे, मैंने लंबी उस बीड़ी को खींचा, उसके सांस के साथ खींचा, उसके धुएं को अपने अंदर किया, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले अगर आपको कुछ कहलवाना ही तो बताए देते हैं। आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, उस्ताद बने मास्टर, कहता है कह अलिफ, वो बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कह अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। वो जो उसका गुरु है वो उसके सिर पे हाथ रखता है और जो बच्चा जो सीखने गया है वो उसको अच्छी तरीके से सीखता है, रटता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, इसने का एक पढ़ाई वो है जो वो सिखाता है और दूसरी पढ़ाई वो जो काम करके सीखी जाती है। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली। इधर मियाँ जो नसरुद्दीन थे लेखिका से बात कर रहे थे, उतने ही में उनका कारीगर मीर साहब दिखाई दिया और उसको आवाज़ दे दी, कहो भाई मीर साहिब सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? उन्होंने से पूछा तुम सुबह क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। उसने कहा ठीक है, अभी हम लौट के आते हैं तो बताएंगे कि हम सुबह क्यों नहीं आए थे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? लेखिका ने कहा आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात जो बहुत बड़ा दार्शनिक थे, एक दार्शनिक की बात ही उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, एक दूसरी भी पढ़ाई होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची पे बैठा ना बैठा हुआ पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ? जो कच्ची, पक्की और दूसरी में नहीं बैठा तो इन 3 कक्षा का क्या हुआ? वो कैसे पढ़ेगा? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? क्या आपका क्या ख्याल है? मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, वह हम ही पर दागते रहे। उन्होंने उन लेखिका से पूछते रहे आप ही बताइए क्या होगा, आप ही बताइए, हम उन 2-3 जमातों का क्या हुआ होगा? अगर वो 2-3 जमात नहीं पढ़ता, 2-3 कक्षा नहीं पढ़ता है, तब वो क्या करेगा? ये बात मेरी समझ से के बाहर है। लेखिका ने कहा ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। लेखिका उनके विशेषण को लगाते हुए कह रही है, मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबा, अभी साफ हुआ जाता है।
जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। इस तरीके देखा जैसे लेखिका उनको कुछ कहे। फिर बड़े ही मजे अंदाज माने अनुभवी अंदाज में सिर हिलाया। है साहिब, माना? आप मेरी बात मान रही हैं? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। उन्होंने बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई कुछ सिखाता है तो उस चीज़ को भी सीखना बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ ये नहीं कि केवल किसी ने तुमको बता दिया और तुमने उस बात पे अमल नहीं किया, तब फिर तुमको वो कला कभी भी नहीं आएगी। तो इस तरीके उन्होंने कहा, सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। है साहिब, माना? आप मेरी बात से सहमत हैं? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि अगर हम खोमचा लगाना, अगर घूम घूम के जो फेरी लगाते हैं ना, गले में डलिया एक रस्सी से बांध के, उसको खोमचा वाला बोलते हैं। अगर खोमचा ना लगाया होता, ये यहाँ से ना सीखा होता, तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते? हम कला को ना सीख पाते। कहने का मतलब ये कि उन्होंने बहुत नीचे से, बिल्कुल शुरुआती दौर से काम को सीखा है। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका ने कहा, ये तो खोमचे वाली बात पे भटक रहे हैं, तो चलो पूछते हैं क्या और भी नानबाई हैं? मियाँ ने उनको घूर कर देखा। बहुतेरे हैं, माने बहुत हैं, पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए बादशाह। हमारे जहाँ पना हमारे जो थे पूर्वज, उन्होंने कहा, हुक्म कीजिए जहाँ पना, आप जो बोलिए हम खिला देंगे। बादशाह सलामत ने फरमाया, ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी में बने। क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? लेखिका ने पूछा, अगर जब उन्होंने कहा था तो आपके पूर्वजों ने क्या ऐसी चीज़ बना पाए? क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही खाई और प्रशंसा भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वो पकवान क्या था? लेखिका ने पूछा, कोई ख़ास चीज़ होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी ही रुखाई से बोले, ये हम ना बतावेंगे कि उन्होंने क्या बनाया था। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मियाँ नसरुद्दीन बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे थे, अतिशयोक्ति बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो खानदानी नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी सेक सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। इस तरीके उन्होंने अपने बुजुर्गों की भी प्रशंसा कर दी। हमने मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि? लेखिका ने कहा, जो आप कहावत बोल रही सच्ची है? मियाँ ने तरेरा, फिर उनको तिरछी नजरों से देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? मियाँ ने कहा। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। लेखिका ने कहा कि नहीं। मियाँ जो तरीर कर देख रहे, लेखिका थोड़ी सहम गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। उसने कहा,
इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? कोई मियाँ रहमत आ गए, इस वक्त किधर जा रहे हो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने को। रुमाली रोटी का नाम है और यूपी और दिल्ली की तरफ लड़की को लौंडिया कहकर संबोधित किया जाता है, करते हैं। ये ठेठ भाषा है। तो रुमाली रोटी का एक प्रकार है। शाम को मंगवा लीजिए, शाम को ले लीजिएगा। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली पीने के लिए। सो कुछ फुर्ती पा गए। जब उन्होंने बीड़ी पी ली, उनके अंदर कुछ एनर्जी आ गई। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान थोड़ी ना ले लेवेंगी। मतलब आप जान थोड़ी ना ले लीजिएगा, ले लेवेंगी ये लखनवी, ये जो उर्दू का ही शब्द है। उर्दू तहजीब में इस तरह के बोलते, देवेंगे लेवेंगे भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, 70 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। फिर वो कहने लगे, हमारे जो पिता थे वो 80 साल की उम्र में गए थे, अब पता नहीं हम 80 साल की उम्र तक जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बना। जब मियाँ ने इस तरीके की बात कही तो लेखिका निरुत्तर हो गई, क्या कहे उनसे। लेखिका ने कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा, राजा महाराजाओं के बावर्ची खाने में, रसोई घर में काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है। हम ये बात आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे बादशाह, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बादशाहों के साथ काम किया है, यहाँ काम किया है। ये बात तो हम पहले बता चुके हैं। मियाँ नसरुद्दीन को कोई भी रुचि नहीं थी लेखिका को दोबारा ये बात बताने में। तो उसने कहा, हम पहले हो चुकी है, हो तो चुकी है साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका ने पूछा। हम खिसियानी हंसे माने गुस्सा आ रहा था मियाँ नसरुद्दीन के बात और व्यवहार पर, परंतु लेखिका फिर भी हंस रही थी। ऐसा दिखा रही थी जैसे वो खुश है, लेकिन मनी मन उनकी व्यवहार से क्रोधित हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे उस वक्त से मिला लेते। उसने कहा कि लेखिका ने कहा, बहुत सारे बादशाह थे, लेकिन आप किसी एक बादशाह का नाम बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे आप किस सन की बात कर रहे हैं। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे अपनी खिल्ली उड़ाते हों, उनका मजाक उड़ाते, बोले जैसे अपना ही मजाक उड़ा रहे। वक्त से बुला लेते, वक्त कौन किस वक्त को मिला सका है? वक्त से वक्त तो को किसी ने मिलाया है आज तक? मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं, खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता जहाँपना, बादशाह सलामत ही है ना। उसने कहा, दिल्ली के बादशाह का नाम जानना चाहती हैं, वो बादशाह सलामत ही तो है। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की? लेखिका ने पूछा। मियाँ ने खींचकर गुस्सा कर कहा, फिर उलट पलट के आप वही बात पूछ रही हैं। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। मियाँ नसरुद्दीन गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा, बस अब यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन वहाँ चिट्ठी विट्ठी भेजनी है जो आप ऐसा पूछ रही हैं। हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया। अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। उन्होंने जब लेखिका लगातार उनको देखने लगी तो उन्होंने लेखिका तरफ से अपना मुंह घुमा लिया और एक कारीगर को आवाज़ देकर कहा कि भट्टी अगर जला ली है तो चलो काम शुरू करते हैं। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने पूछा। मियाँ ने रुखाई से, जैसे फाँक ही काट डाल ही हो, जैसे उनको काट ही डालेंगे इस तरीके उन्होंने देखा। अपने कारीगर हैं, और कौन होंगे?
मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। लेखिका के मन में लगा कि उनके घर परिवार के बारे में पूछे, परंतु मियाँ नसरुद्दीन के रुख को देखकर ऐसा लगा कि अगर वो ज़्यादा पूछेगी तो मियाँ नसरुद्दीन उस पर गुस्सा आ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे। लेखिका को लगा इस बात को छेड़ना सही नहीं है। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? उसने लेखिका ने पूछा, ये कारीगर जो काम है ये आपके साथ आपके सहायक हैं, आपके शिष्य हैं? खाली शागिर्दी नहीं करते साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। उसने कहा ये सिर्फ काम ही नहीं करते, काम ही नहीं सीखते, बल्कि मैं इनको पैसा भी देता हूँ, इनको मेहनताना भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 2 मन आटा का सानता है, 2 रुपये 1 मन आटा सानता है तो 2 रुपये इसको मजूरी मिलती है। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, हाँ, और जब ये 1 मन आटा सानता है तो 4 रुपये देते हैं। मैदा जब सानता है तो इसे 4 रुपये मिलता है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? लेखिका ने पूछा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं बाकी रही। फिर हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। जो तुनकी रोटी बताया उन्होंने कहा पापड़ से भी महीन, पापड़ से भी पतली होती, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, मियाँ नसरुद्दीन ने कहा लेखिका से, किसी दिन आपको तुनकी रोटी खिलाएंगे। बहुत ही अच्छा उनका मन बन गया, खुश हो गए। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब कुछ उनको याद आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, जैसे उनकी कोई जो बीती हुई यादें थी उनको वो याद करने लगे। उतर गए वे ज़माने, वो कहते वो ज़माना बीत गया, और गए वे कद्रदान, कद्रदान मने किसी की कद्र करने वाले, तारीफ़ करने वाले, वे लोग भी चले गए जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, जो पकाने वाले की भी कद्र करते थे और खाने वाले भी कद्रदान होते थे। वो मांगते थे कि हमको ये चीज़ खाने के लिए चाहिए। मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं, मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। कहते हैं अब लोगों के अंदर क्या रुचि रह गई है, वो इतनी रोटियों के बारे में फरमाइश ही नहीं करते। अब वो आते हैं, सिर्फ तंदूरी रोटी मांगते हैं, और तंदूरी रोटी मिल गई, तंदूर से निकाला और मोटी मोटी रोटी खाकर हजम कर चले जाते हैं।